हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे पास होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि होती हैं एचसीएफ या फिर एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे सब कुछ करना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम तो पता है कि इसमें या तो एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आखिरकार दोनों में से निकालना क्या है। तो ये कन्फ्यूजन होती है, जबकि जो भी प्रॉब्लम्स है इस वीडियो में सभी समाप्त हो जाएंगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, आप लोगों को, और अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपका जो ऐसा कन्फ्यूजन वाला फेस है वो कन्वर्ट हो जाए इसमें। ठीक है, तो बहुत ही ईजी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, झट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। और अगर आपको किसी और चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वीडियो बना के भी आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस डाउट पर हम फोकस करते हैं। तो ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद बताएंगे उस ट्रिक का यूज करके कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है मैंने, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दैट्स द मेन पॉइंट। क्वेश्चन बिना पढ़े आपको अटेम्प्ट नहीं करने लग जाना है, आधा पढ़ लिया अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और सेकंड चीज जो आपने एक ट्रिक ये देखी होगी कि अगर तो आपका आंसर जो है, आपका गिवन डेटा दिया हुआ है उससे बड़ा आ रहा है, देन आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अगर जो है आपका आंसर छोटा आ रहा है गिवन डेटा से, तो आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ये तो आज तक आपने सुना होगा। ठीक है, और इसमें जो मैंने देखा है कि बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है यही आइडेंटिफाई करने में कि हमारा आंसर बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड चीज, इससे तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगी ही नहीं। जो सेकंड ट्रिक है हमारे पास, उसमें क्या है कि अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो और क्वेश्चन में आपको कौन कौन से वर्ड दिखाई दे, कुछ ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि व्हेन विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे बेल वाला क्वेश्चन होता है कि बेल इतने टाइम में लाइक 36 सेकंड बाद बजी, देन वो 18 मिनट बाद बज रही है, या कुछ भी है। ठीक है, यानी कुछ कॉमन इवेंट जो है रिपीट हो रहे हैं आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं टाइमिंग वाले, रेपिटेशन वाले क्वेश्चन, तो उसमें एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, और एचसीएफ के लिए जब आपको ग्रुपिंग करनी हो, जैसे कोई चीज़ है उसको आपको लाइक 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, तो ग्रुपिंग करनी हो, डिवाइड करना हो, या फिर कोई चीज़ दी हुई हो, आपको उसका ग्रेटेस्ट साइज पता करना है या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। याद रखना है ये। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आंसर बड़ा आ रहा है गिवन डेटा से तो एलसीएम निकालना है, या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा पता चल रहा है कि इसमें तो यार कुछ रेपिटेशन हो रही है कि बार बार एक ही इवेंट हो रहा है, जैसे वो बेल वाला क्वेश्चन की एग्जांपल मैंने दी कि बेल इतने सेकंड बाद बजी, देन इतने सेकंड बाद बजी, मतलब एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। क्वेश्चन में ये पूछा हो कि वो दोबारा कब मीट करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं, तो एलसीएम। एचसीएफ कब फाइंड करना है, जब आपका आंसर जो है छोटा आ रहा है। ठीक है, एंड जहाँ पर ग्रुपिंग की बात हो रही हो, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात हो रही हो, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है आपको, ग्रुपिंग करनी है, तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आप खुद बताओगे कि इसमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2 people वॉकिंग अराउंड अ ट्रैक। एक ट्रैक है, उसके अराउंड 2 बंदे वॉक कर रहे हैं। वन टेक्स 12 मिनट एंड द अदर टेक्स 18 मिनट्स। मतलब एक बंदा है जहां से उसने स्टार्ट किया, यू कैन लाइक दिस इज योर ट्रैक। ठीक है, ऐसा मानो यहाँ से क्या है, उसने स्टार्ट किया और वापस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 12 मिनट लग रहे हैं। सेकंड जो है, अदर टेक 18 मिनट, व्हेन विल दे मीट अगेन, व्हेन विल दे मीट अगेन, यानी क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, यानी क्या, दूसरे को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं वापस उसी पोजीशन पर आने पर, तो क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम फाइंड करना है। अभी इस ट्रिक से भी देख लेते हैं कि अगर आंसर बढ़ाएगा, अभी बोलो एक, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों जो है 10 मिनट में मिल जाएंगे, तो आपका ऑब्वियसली आंसर ना ही होगा, क्योंकि उसको पहले बंदे को यार 12 मिनट लग रहे हैं राउंड कंप्लीट करने में, दूसरे को 18 मिनट, अभी तो वो पीछे ही होगा, तो 10 मिनट में कैसे मतलब मिल जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा जो है छोटा तो नहीं आने वाला, 12 और 18 से छोटा तो आंसर नहीं आने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो यानी आंसर बड़ा आएगा, इट मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इस तरीके से देखना है। तो अभी हमें एलसीएम मैंने कैसे फाइंड किया है, जस्ट इस तरीके से इनके फैक्टर्स बना लिए दोनों के, एंड फिर उसको जो फैक्टर्स है वो आए हैं उनको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ रहा है 36 मिनट्स। ओके, सो दिस इज एज इजी जो आपको ट्रिक बताइए उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सो ध्यान से करना है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, एंड अभी जो सैम्पल पेपर्स हैं मोस्टली वो यही रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को बार बार, सो प्लीज इसको ध्यान से कर लो। ठीक है, सो कह रहे हैं इन अ सेमिनार
और सबसे पहला रूल इस क्वेश्चन में तो भाई अच्छे से अप्लाई होता है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करो पहले, ठीक है। तो कह रहे इन द सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर, मतलब हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है एंड मैथ्स में 108, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them are being in the same subjects। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या है, कंपटीशन हो रहा है और वहां पर हमारे पास हिंदी के कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, ठीक है, एंड इंग्लिश के कितने हैं हमारे पास 84 एंड मैथ्स के कितने हैं 108। देखो मैथ्स का सबसे ज्यादा है। तो इनको हमने इस तरीके से रूम्स में अरेंज करना है ताकि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए। अगर इसमें 12 हैं तो इसमें भी 12 होने चाहिए, इसमें भी 12 होने चाहिए, इस तरीके से। और ये जो 12 के 12 है वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो इस क्वेश्चन में बच्चों को होती है कि वो क्या देखते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं। तो क्या फाइंड कर लो, अगर मतलब मिनिमम फाइंड करना है तो HCF लगा लो, ठीक है। ट्रिक वो ऐसे समझ जाते हैं कि अगर लेसर आता है डेटा से आंसर तो HCF, तो वो क्या समझते हैं कि यार इसलिए HCF लगा लो, बट ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, और वो करते हुए पता क्या है, 60, 84 और 108 का HCF निकाल लेते हैं और जो आंसर आता है उसके बोल देते हैं कि दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। बट एक बात तो सोचो कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है कि 60 स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, 84 पार्टिसिपेंट इंग्लिश के हैं, मैथ्स के 108 हैं, तो ये पार्टिसिपेंट्स का डेटा दिया हुआ है, रूम्स का डेटा तो आपको दिया ही नहीं हुआ। तो आप निकाल रहे हो HCF इन पार्टिसिपेंट्स के डेटा से और आप बता रहे हो कि ये मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है। तो ये कहाँ, मतलब कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? अगर आप इनके HCF निकालोगे तो वो पार्टिसिपेंट्स का ही HCF आएगा ना, तो रूम्स कैसे आ सकते हैं भाई उसमें? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद करनी है। अभी आप ट्रिक से देखो, जैसे इसमें निकलेगा तो हमारे पास HCF ही, वो क्यों निकलेगा? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ये डेटा गिवन है कि इतने पार्टिसिपेंट इसके हैं, इतने पार्टिसिपेंट इसके हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है उनकी। जब ग्रुपिंग करनी होती है तो हमें HCF फाइंड करना होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपको ग्रुपिंग करनी है, मतलब अलग अलग रूम्स है, रूम्स में आपको डिवाइड करना है पार्टिसिपेंट्स को, तो HCF फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा आप किस तरीके से देख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो एक रूम है, एक रूम में मैं 62 बच्चे बिठा दूं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूम में एक सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। अभी हिंदी के बच्चे तो सिर्फ 60 बच्चे हैं, तो मैं 62 कैसे बिठा सकती हूँ? तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो डेटा से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आ सकता। जब डेटा से छोटा आंसर आता है तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। दोनों ट्रिक से मैंने आपको बता दिया। अभी हम इनका HCF निकालते हैं। सो देखो भाई, यहाँ पर हमने इस तरीके से 60 के फैक्टर बना लिए, 84 के फैक्टर लिख लिए, 108 के फैक्टर लिख लिए, और उनका फैक्टर के बाद HCF कैसे निकालते हैं वो भी एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 2 और 2 सब में है ये फैक्टर, तो इसकी लीस्ट पावर लेनी है, यानी इसकी पावर तो 2 ही आ रही है, तो 2 की पावर 2, और 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, बट हमें लीस्ट पावर वाला उठाना है तो 3 की पावर 1 वाला उठा लिया। और यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, मतलब 5 की पावर 0, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब 5 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर लिख लो 5 की पावर 0, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लीस्ट फैक्टर हमने उठा लिया, तो 12 आया। अब ये 12 मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नहीं है, ये 12 हमारे पास क्या आ रहा है कि हर एक रूम ने हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट हो गए। मैंने तो वैसे ही 12 बोला था और इसका आंसर भी 12 ही आ गया, ठीक है, यानी 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। अब ये जो डेटा गिवन है उससे वही निकलेगा ना। अभी आप इनका HCF निकाल के रूम्स बता रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास 12 है, ऐसा नहीं होगा। ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, 12 पार्टिसिपेंट ईच रूम में आएंगे। तो अभी आप खुद सोचो कि अगर 12 पार्टिसिपेंट के लिए एक रूम है तो टोटल हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका प्लस कर लो, 60 + 84 + 108, ये मैथ्स के हैं, कुछ हिंदी के हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश के हैं, टोटल हमारे पास 252 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो उनके लिए कितने रूम चाहिए, उनको डिवाइड कर दो, तो उनके लिए कितने रूम चाहिए, 21 रूम्स हमें चाहिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 चीजें आपको पता चली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सेकंड चीज, जो डेटा गिवन है आप उसके HCF निकालोगे और LCM निकालोगे तो उस डेटा का ही आएगा। स्टूडेंट्स का निकाल रहे हो तो रूम्स नहीं पता लग जाएंगे आपको, ठीक है। सो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा के चलनी है। ओके, आई होप आपने इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखा होगा और आपके सभी डाउट जो है, जो HCF और LCM से रिलेटेड, पूरे के पूरे चले गए होंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में डाउट है, देन यू कैन कमेंट, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेके आएंगे, कोई भी किसी भी चैप्टर पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ भी है, आपको नहीं आ रहा, देन यू कैन कमेंट इट डाउन। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके सभी डाउट इसी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू।